अब शहर में नौकरी लग गई है और शहर में निवास करना है। अब मुझे सब शहरी बाबू कहते हैं। जब मैं छोटा था तब बड़े भैया के कंधे पर बैठकर ट्यूशन जाया करता था। शाम के तकरीबन 4 बजे होते थे और भैया रोज़ गहरी धूप में मुझे अपने कंधे पर बिठाकर ट्यूशन छोड़ने जाया करते थे। 3 घंटे की पढ़ाई करने के बाद जब ठीक ठाक गोधूली वेला आ जाया करती थी, शाम हो जाया करती थी, अंधेरा होने को होता था और हर रोज़ मेरी उस ट्यूशन क्लास के बाहर मेरे भैया आधे घंटे पहले ही आकर इंतज़ार किया करते थे कि छोटा आएगा, उसको घर लेकर जाना है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अभी भी याद आता है कि भैया कभी भी मेरे बैग को मेरे कंधों पर नहीं रहने दिया करते थे। अक्सर भैया मेरे कंधों पर वो बैग एक बोझा बन जाएगा, ये सोचकर उस छोटे से बैग को अपने कंधों पर ढो लिया करते थे और मुझे कहते थे, छोटे चल, जल्दी चल ना, लेट हो जाएगा, माँ घर पर इंतज़ार कर रही होगी, घर चलते हैं। जब मैं उनके बराबर नहीं चल पाता था और पीछे रह जाया करता था तो भैया रुककर मेरा हाथ थामते, मुझे अपने कंधे पर बिठाते और बहुत तेज़ी से घर ले जाया करते थे। अब मुझे सब शहरी बाबू कहते हैं। शहर के काम काजों में इतना उलझ गया कि एक दिन मेरे पास एक खत आता है और उसमें लिखा होता है, घर पे कुछ काम है छोटे, आओ, तुम्हारे बिना वो काम हो नहीं पाएगा। और खत के अंत में लिखा हुआ था कि बीच वाली जो भाई की पत्नी है वो घर में बंटवारा चाहती है, पिताजी अब रहे नहीं और घर की संपत्ति को 3 भागों में बांटना होगा। उस रात मैं सो नहीं पाया और उस रात पूरी रात मैं आंखें बंद नहीं कर पाया। ये सोच रहा था कि कल मैं कौन से मुंह को लेकर, किन कदमों को लेकर गांव की तरफ बढ़ूंगा। पत्नी बार बार इस शहरी बाबू को ये पूछ रही थी कि अजी बताओ ना क्या हुआ। तो उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने बताया कि घर में बंटवारा हो रहा है, हमें बड़े भैया ने घर पर बुलाया है। वो रात को बार बार मुझे पूछती और कहती कि बताओ ना, हमारे हिस्से में कितना आएगा, हमारे हिस्से में कितना आएगा, हमारे हिस्से में कितना आएगा। और मैं बेचारा शहरी बाबू क्या कहता। उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए फिर से मैंने कह दिया, तकरीबन 20,000, तकरीबन 20,000 हमारे हक में आएगा। सुबह उठा तो देखा कि धर्मपत्नी जी ने एक बहुत बड़ी सी लिस्ट बना रखी थी। हमारे घर में एक फ्रिज नहीं है, तुम्हारे पास तुम अपने ऑफिस दफ्तर साइकिल पर जाते हो, तुम्हें एक छोटा सा स्कूटर लेना चाहिए, घर में एक म्यूज़िक प्लेयर भी होना चाहिए। और ऐसे करते करते खूब तामझाम उन्होंने रखे। मैंने अपना थैला पैक किया, मैं गांव की तरफ अपनी पत्नी के साथ चल पड़ा। रास्ते में जाते जाते बार बार पत्नी ही किसी दुकान पर रुकती, कभी किसी दुकान पर रुकती, कभी किसी दुकान पर रुकती। इस शहरी बाबू का नाम था रमेश और उसकी धर्मपत्नी कभी स्कूटर की प्राइस पूछती तो कभी फ्रिज की, कभी इन्वर्टर की तो कभी रेडियो की। और मैं जितनी बार पीछे देखता उतनी बार वो पत्नी हमेशा हर जगह पर किसी ना किसी का भाव तोल करती रहती। फिर वो जगह आई जिसे कहते हैं स्टेशन, और स्टेशन पर वही बस थी, रैकेटी बस, जिसमें मैं अक्सर गांव जाया करता था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब मैं स्कूल में पढ़कर बड़ा हुआ, जब मैं पढ़ने के लिए बाहर आया, यानी कि शहर में आया, तो मैं इसी बस में, इसी खटारा में बैठकर जाया करता था। आज जब बस में बैठकर गांव के स्टेशन पर उतरा
तो ठीक वैसे ही जैसे कि ट्यूशन क्लास से रोज़ ले जाने के लिए जैसे भैया आते थे, आज भैया फिर से खड़े थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। बोले अरे छोटू आ गया तू? हाँ भैया। चरण स्पर्श करने के बाद मैं उनके साथ साथ चलता रहा। वो फिर से अब मेरा सामान अपने कंधे पर उठाकर जैसे लगा मानो जैसे बचपन की वो गलियाँ और मेरे भाई साहब मुझे मेरा बैग लेकर अपने कंधे पर बिठा कर लेके जा रहे हैं। फिर बोलते हैं कि तू थक गया होगा बेटा, तू थक गया होगा, जल्दी चलते हैं, थक गया होगा तू, जल्दी चलते हैं। फिर से हम चलते रहे और भाई साहब के लिए ऐसा लग रहा था मानो जैसे मैं बड़ा हुआ ही। मैं उनके लिए अभी भी वही छोटा सा नन्हा सा रमेश हूँ। घर पहुंचा तो देखा कि आज मेरा स्वागत करने के लिए कोई नहीं था। हमेशा तो जब भी मैं घर जाया करता था, मेरे घर जाया करता था, मेरा घर, तो भाभी, मेरे भतीजे, मेरा बीच वाला भाई, माँ, सब मेरा स्वागत करते थे। छोटे बच्चे चाचा आ गए कहा करते थे। लेकिन आज मेरा स्वागत करने वाला कोई नहीं था। घर की दहलीज पर खड़ा था तो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स, और वो कोई नहीं, मेरी माँ थी। रात को किसी तरह की बात नहीं हुई। सुबह जब हम उठे तो देखा कि घर का एक एक बर्तन घर के आंगन में पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि भगवान की मूर्तियां तक उस आंगन में रख दी गई थी। और गांव के कुछ 4 लोग इकट्ठे हुए थे जो ये करने के लिए आए थे कि किसके हिस्से में क्या आएगा, किसके हिस्से में क्या आएगा, किसके हिस्से में क्या आएगा। जिस समय बंटवारा हो रहा था उस समय मेरी माँ आसपास में नहीं थी। रमेश हर चीज को देख रहा था, हर दीवार को देख रहा था। उसकी आंखें बस ये सोच रही थी कि उसकी माँ एक बार दिख जाए, लेकिन शी वॉज नॉट देयर इन दैट सराउंडिंग और विसिनिटी। उस आसपास में नहीं थी। और बेचारी वहाँ होती भी तो कैसे। माँ बाप जिस गुलस्तां को तिनका तिनका करके सजाते हैं, एक बहुत अच्छा बगीचा बनाते हैं, एक बागबान बनाते हैं, कुछ समय बाद जब संतान बड़ी हो जाती है तो वो उस गुलस्तां को ऐसे काटने को दौड़ती है मानो जैसे कि एक हिस्सा ये ले जाएगा, एक हिस्सा ये ले जाएगा, एक हिस्सा ये ले जाएगा, और बीच में खड़ा रह जाएगा वो शख्स जिसने तमाम उम्र उस गुलस्तां को बनाया, बूंद बूंद उसे सींचा। उसी की आंखों के सामने वो पूरा गुलस्तां उजड़ जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने पूरी संपत्ति के 3 बंटवारे कर दिए। बीच वाला भाई बार खड़े होकर बाहर जा रहा था और अपनी पत्नी से बात करके आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो जैसे कि एक कसाई अपनी तलवार को और अपने खंजर को बाहर लेकर जा रहा है। वो आरा मशीन जैसे घसता है ना, उसको तीखा करता है, वैसे वो तीखा करके आ रहा था। उस भाई ने बड़े वाले भाई से कहा, भैया मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। और मेरे बड़े भोले भैया, पापा की कभी कमी महसूस नहीं होने देते। खुशी खुशी आंखों में बिना किसी प्रकार का तिरस्कार लिए, ले ले छोटे, तू ये भी ले ले, तू ये भी ले ले, जो तुझे चाहिए वो ले। बंटवारा तो हो गया, लेकिन उस रात में सो नहीं पाया। थोड़ी सी नींद लगी, थोड़ी सी आंख लगी तो पता चला सुबह की बड़े भैया की कंबल भी मेरे ऊपर है। बड़े भैया को आदत जो थी सुबह सुबह खेत में निकल जाने की, उनकी वही फटी हुई सी कंबल आज भी मुझे वो उड़ा देते हैं, जबकि मैंने मेरी कंबल ओढ़ रखी थी। पूछो उनसे, आपने मुझे कंबल क्यों उड़ा दी, तो यही कहेंगे, अरे मुझे सर्दी थोड़ी लगती है। हाँ, मुझे सर्दी नहीं लगती। मैं उठा और भैया मुझे लेकर गए, मुझे दिखा रहे थे पूरा खेत कि बेटा ये तेरे हिस्से में आया है, ये चीज़ें तेरे हिस्से में आई है, ये चीज़ें तेरे हिस्से में आई है। उन्होंने मुझे एक बड़ी सी लिस्ट थमा दी कि ये तेरे हिस्से में आई हुई,
ये तेरे हिस्से में आई हुई है बेटा। पर देखा मैंने उस खेत को, उस खेत में किसी की मेहनत नहीं। जो धान चमक रहा था, जो फूल खिल रहे थे, उसमें एक एक पसीने की बूंद मेरे बड़े भैया की। अगले दिन मेरा निकलने का समय हो गया था। मैं किसी दफ्तर में काम करता था तो ज़्यादा छुट्टियां नहीं ले सकता था। निकल गया वहाँ से। पर निकलने से पहले मैं अपनी भौजाई के पास गया, भाभी के पास गया। भैया को तो मैं क्या मुंह दिखाऊं, लेकिन जो लिस्ट भैया ने मुझे थमाई थी, उस लिस्ट को मैंने भौजाई को दे दिया और उसके पीछे मैंने ये लिखा था कि भैया, आपसे ये संपत्ति लेकर मैं कहाँ जाऊँगा। आप तो मेरे लिए वो वाली बहुत बड़ी भूमि हो, आप तो मेरे लिए इतना बड़ा खेत हो, खलियान हो, जब चाहूँगा उस पर कुछ उगाऊंगा और उसमें से जो उगेगा वो ले लूँगा। मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे हिस्से में आया हुआ सब कुछ आप रखिए, आप संभालिए। आपका अपना छोटा भाई। याद आता है मुझे कि भैया के पास एक घड़ी थी जो पढ़ने के लिए उन्होंने गिरवी रख दी थी मेरे इंटरव्यू के लिए। बस भैया उसी का आज कर्ज उतार रहा हूँ। संपत्ति का आया हिस्सा मेरे पक्ष का आपको लौटाऊंगा। ये एक छोटी सी कहानी थी दोस्तों, जिसका नाम है ट्रिब्यूट। और उस कहानी से सिर्फ इतना सा समझना है कि हमारे माँ बाप तमाम उम्र एक बगीचा लगाते हैं, वो उस बगीचे को तिनका तिनका संभालते हैं, अपना एक एक क्षण उसको सजाने में लगाते हैं। और एक दिन जब हमारी जैसी औलाद बड़ी हो जाती है तो उसी संपत्ति का बंटवारा करके उस बागबान को उजाड़ देती है। सिर्फ इतना ही कहना है मेरे दोस्तों कि इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि आज तुम बड़े हुए हो, आज आप एक गुलस्तां सजा रहे हैं, कुछ सालों पहले एक गुलस्तां सजा था, आज तुम मुझे उजाड़ रहे हो, कल हमारा गुलस्तां भी उजाड़ेगा।